दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस जो है जिसे हम एनर्जी के तरीके से यूज़ में लेते हैं, तो उसका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। उसको हम कैटेगराइज करते हैं कई बार कि ग्रीन हाइड्रोजन है, वाइट हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, तो वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन सी हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन। ये आपने न्यूज़ में देखा होगा, तो यूपीएससी अक्सर इससे सवाल पूछता रहता है। तो फिर इनको देखेंगे। उसके बाद जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उनको देखेंगे। फिर आएंगे जो इंडिया के टारगेट गोल्स हैं, क्या टारगेट्स रखे हैं इंडिया ने हाइड्रोजन एनर्जी से रिलेटेड, कि इतनी हाइड्रोजन एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है, इस लेवल तक हमें पहुंचना है, इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, इतनी एनर्जी का प्रोडक्शन होना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन होता क्या है, कईयों को अगर प्रॉब्लम है, तो हाइड्रोजन H2 का एक केमिकल फॉर्मूला है। इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर किसी को इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। जो कलर होता है सबसे पहले तो हाइड्रोजन का जो कलर है, लाइक ग्रीन हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हाइड्रोजन होगी वो ग्रीन कलर की होगी। ये जो कलर कोडिंग है ये होती है उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से यह हाइड्रोजन बनी है। क्योंकि देखिए, जैसे टरबाइन अगर आपको घुमाना है तो उसे कई तरीके हो सकते हैं कि आप कोल को बर्न करेंगे, फिर उससे जो स्टीम निकलेगी उससे पानी गर्म करेंगे, लाइक कोयला को जलाएंगे आप। कोल को अगर आपने बर्न किया उससे क्या होगा, हीट आएगी, हीट से आपने पानी को गर्म किया, उस पानी को जब आप किसी टरबाइन के ऊपर डालेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, टरबाइन घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा। तो इसमें जो तरीका था वो क्या था कि आपने कोल को बर्न किया है। अल्टीमेट एम क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। वो कैसे होगी, अगर टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन घुमाने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने कोल बर्न किया, उससे जो हीट आई उससे घुमा सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से घुमा सकते हैं, या फिर विंड एनर्जी से भी घुमा सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी होती है, आप पानी जो नदियों में बह रहा है उससे घुमा सकते हैं उसको। तो वो जो मेथड है वो डिसाइड करते हैं कि हाइड्रोजन का कलर क्या होगा, कि एनर्जी किस टाइप की होगी, कि वो रिन्यूएबल होगी, नॉन रिन्यूएबल होगी, या क्या होगी। तो वैसे ही हाइड्रोजन के अंदर होगा कि हाइड्रोजन किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, वो डिसाइड करेगा कि इसको क्या नाम देंगे, ग्रीन हाइड्रोजन है या फिर ब्लू हाइड्रोजन है। जैसे कि देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन कौन सी होती है, इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड या हाइड्रो। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस होगा वाटर का। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास में, कि आप पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे जिसकी वजह से आयंस टूटेंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होंगे। पानी क्या होता है, H2O, एक ऑक्सीजन का, और एक सेकेंड, पानी के अंदर क्या होता है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यही तो होता है वाटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही होता है ना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। तो फिर अगर हम इसको, अगर बॉन्ड्स को तोड़ देंगे तो फिर हाइड्रोजन के एटम्स निकल जाएंगे, H+ और O2-। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये अपने जैसे एक और एटम से कंबाइन करेंगे और एक गैस बनेगी H2 और एक गैस बनेगी O2। ये दो गैसेस रिलीज होंगी। अगर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कौन सी गैसेस आएंगी हमारे पास, एक हाइड्रोजन आएगी और एक ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम वाटर का, और इलेक्ट्रोलिसिस जो करेंगे उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो जनरेट होगी रिन्यूएबल सोर्सेज से, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, जैसे सोलर, विंड या हाइड्रो। इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने पहले सोलर प्लेट लगाई, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट आई, इसकी वजह से यहाँ पर क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी बनी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करेंगे, इससे हम करेंगे, लाइक ये पानी लिया हमने और ये इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करेंगे और फिर यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है,
तो ये होगा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, और ये पूरा जो प्रोसेस है ये है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकली है वो किस तरीके से निकली है, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, तो ये होगी ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गई ग्रीन हाइड्रोजन। कार्बन एमिशन क्या होंगे इसमें, नियरली ज़ीरो। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई फॉसिल फ्यूल तो यूज़ लिया ही नहीं है, हमने कौन से एनर्जी यूज़ में ली है, रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर और विंड से आई है। ठीक है, तो इसमें कार्बन प्रोडक्शन नियरली ज़ीरो, कार्बन एमिशंस। और की फीचर्स क्या है, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमने देखा है। उसे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है कि सेंट्रल टू इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशन अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंडिया का एक मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो उसके अंडर जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना वो है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, क्योंकि नाम के अंदर ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो ग्रीन हाइड्रोजन ये हो गई। ठीक है, उसके बाद ब्लू हाइड्रोजन। अब ब्लू हाइड्रोजन क्या होगी, नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, पहले तो नेचुरल गैस से, नेचुरल गैस को यूज़ में लेंगे, और कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो सिस्टम है उसको यूज़ में लेंगे। कैसे, नेचुरल गैस क्या है, मान लीजिए मीथेन है CH4, इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो हीटेड वाटर होगा, जो स्टीम होगी H2O, इसको मिक्स करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, जैसे ही इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर CO प्लस H2, ये गैसेस मिलेंगी। ठीक है, तो अब हमें ध्यान रखना है कि जो ब्लू कलर है, इसका ब्लू नाम दिया गया है, वो किस वजह से दिया गया है, वो नेचुरल गैस की वजह से नहीं दिया गया है, वो दिया गया है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मेथड की वजह से। ये जो कार्बन को कैप्चर करेंगे हम, उसकी वजह से इसको ब्लू कलर दिया गया है। और यहाँ पर हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर जो इमिशंस हैं वो कम है। ग्रीन में क्या थे, नियरली ज़ीरो, यहाँ पे लो इमिशंस होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन कैप्चर कर लेंगे हम लास्ट में जाके। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको बाद में अगर हम और हीट करेंगे वाटर के साथ प्लस H2O, तो फिर ये क्या रिलीज़ करता है, CO2 प्लस H2, तो यहाँ से और हाइड्रोजन होगी। तो जब मीथेन को या नेचुरल गैस को हम पानी के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस CO2 एज फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, की फीचर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड अंडरग्राउंड, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कैप्चर किया और अंडरग्राउंड स्टोर कर दिया। तो उसकी वजह से, उस स्टोरेज और कैप्चर और स्टोरेज की वजह से यहाँ पे ब्लू कलर मिला है हमें। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन फ्यूल टुवर्ड्स क्लीन हाइड्रोजन एंड इकोनॉमी। ठीक है, ये ट्रांजिशन फ्यूल है क्योंकि यहाँ पे लो इमिशंस हैं, ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो होगा तो ये आइडियल सिचुएशन हो जाएगी कि नियरली ज़ीरो है। फिर आता है ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, अब ग्रे हाइड्रोजन में क्या होगा, तो ग्रे हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, ग्रे हाइड्रोजन में जो होगा हमारे पास कि स्टीम जो है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस। इसका मतलब क्या है कि हम क्या यूज़ करेंगे, CH4 मीथेन प्लस स्टीम यूज़ करेंगे। स्टीम का मतलब H2O प्लस, और CH4 प्लस H2O अगर हम करेंगे तो उसके बाद जैसे पहले वाला प्रोसेस था, ब्लू और ग्रे बिल्कुल सिमिलर हैं प्रोसेस, सिर्फ एक डिफरेंस है, जिस वजह से इसको कलर मिला था ब्लू हाइड्रोजन को जो नाम मिला था ब्लू हाइड्रोजन, वो किस वजह से मिला था, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। वो अगर हम नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, अगर जो कार्बन है उसे हमने कैप्चर नहीं किया है तो फिर जो सेम प्रोसेस के थ्रू अगर जो बनेगा उसे हम बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके अंदर इमिशंस बहुत ज़्यादा होंगे। सेम नेचुरल गैस है, स्टीम के साथ हमने उसको हीट किया तो हमें क्या मिला, CO प्लस H2, और फिर CO को हमने H2O के साथ और हीट किया तो फिर हमें क्या मिला, CO2 प्लस H2। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। तो ब्लू हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन है उसका प्रोसेस पूरा सेम है, बस जो कार्बन डाइऑक्साइड बाद में रिलीज़ होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट जो रिलीज़ होती है, उसे हमने ब्लू के टाइम पे तो कैप्चर कर लिया था और ग्रे के टाइम पे कैप्चर नहीं किया, तो उसे एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिया।
जिसकी वजह से उसने पॉल्यूशन किया और उसका नाम पड़ गया ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखिए ब्लैक हाइड्रोजन। ब्लैक हाइड्रोजन थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों से। ब्लैक हाइड्रोजन में क्या होता है कि कोल गैसिफिकेशन यूजिंग बिटुमिनस कोल। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? सिन गैस का प्रोडक्शन देखा होगा आपने, सुना होगा, न्यूज़ में आता रहता है कई बार। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि कोल जो है, कोल प्लस स्टीम प्लस ऑक्सीजन, कोल प्लस स्टीम प्लस ऑक्सीजन, इससे हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले तो हाइड्रोजन मिलेगी क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है, प्लस CO2 प्लस CO। तो ये होता है सिन गैस का प्रोडक्शन, इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमें क्या करना है, कोल प्लस स्टीम प्लस ऑक्सीजन, इससे हमें मिलेगी लास्ट में हाइड्रोजन। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज़ हो रही है, तो इमिशंस बहुत हाई होंगे इसके अंदर, क्योंकि सिन गैस जो है, सिंथेटिक गैस जो है, वो हाई पॉल्यूटिंग सब्सटेंस है। लेकिन अगर नॉर्मली आप कोल को बर्न करेंगे उससे बेटर रहेगा, क्योंकि सिन गैस जो है नॉर्मली जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है। तो इट इज़ द कोल गैसिफिकेशन यूजिंग बिटुमिनस कोल। अगर हम बिटुमिनस कोल यूज़ में लेंगे तो ब्लैक हाइड्रोजन, और ब्राउन के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है, बिटुमिनस की जगह लिग्नाइट कोल हो गया। ठीक है, बिटुमिनस की जगह अगर लिग्नाइट कोल होगा तो ब्राउन। देखो कोल की 4 वैरायटी होती हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, ये सबसे ख़राब क्वालिटी होती है, सबसे डिग्रेडेड क्वालिटी होती है, क्योंकि ये कोल नया बन रहा है, इसके अंदर सल्फ़र और मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जब भी बर्न करेगा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो ये सबसे लो क्वालिटी है, और एंथ्रासाइट सबसे हाई क्वालिटी है। बिटुमिनस थोड़ा बीच की है, और लिग्नाइट थोड़ा नीचे की क्वालिटी है। ये असेंडिंग ऑर्डर है इनका, पॉल्यूशन कंटेंट इनका ऐसे होगा, ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करेगी, लिग्नाइट उससे कम, बिटुमिनस उससे कम, और एंथ्रासाइट सबसे कम। तो अगर हम मेथड चेंज करेंगे, जैसे ब्लैक हाइड्रोजन में बिटुमिनस कोल यूज़ होगा, थोड़ा प्योर कोल है। ब्राउन में लिग्नाइट कोल थोड़ा और इम्प्योर हो जाएगा, इससे थोड़ी इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी। इसके अंदर वेरी हाई इमिशंस थे, तो इसके अंदर उससे भी ज़्यादा होंगे, वेरी वेरी हाई, एक और वी लगा देते हैं। ठीक है, अब देखना है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन का हमने ये देखा नहीं कि ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है, जो की फीचर्स है वो क्या है, मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस हाइड्रोजन टुडे। क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें ना ही तो कार्बन कैप्चर करना है ग्रे में, तो नॉर्मली सब इसी को यूज़ में लेते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना नहीं है लोगों को। तो इसलिए मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस हाइड्रोजन टुडे इज ग्रे हाइड्रोजन। और हम शिफ्ट कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, कि आगे जाके ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, डोमिनेट्स ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ये बहुत ईजी है ना, कि आपने क्या किया, स्टीम दी, पानी गर्म किया, स्टीम किया, नेचुरल गैस मिक्स की, जिससे आपको हाइड्रोजन मिल गई, और जो CO2 रिलीज हो रही है उसको आप छोड़ दीजिए एनवायरनमेंट के अंदर। तो ग्रे हाइड्रोजन का ये ध्यान रखना है कि मोस्ट डोमिनेंट हाइड्रोजन प्रोडक्शन इज थ्रू द ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आते हैं ब्लैक हाइड्रोजन में क्या था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल मेथड। ट्रेडिशनल क्या था, लाइक ट्रेडिशनल क्या होता है, जो पहले से चल रहा है। तो पहले से क्या चल रहा था, कोल से प्रोडक्शन होता था एनर्जी का, तो एनर्जी का प्रोडक्शन जब कोल से होगा वो ट्रेडिशनल मेथड है। और यहाँ पे सिमिलर टू ब्लैक हाइड्रोजन बट यूजेस लिग्नाइट, ये भी ट्रेडिशनल ही है। हाई कार्बन फुटप्रिंट यूज्ड इन रीजन्स विद लिग्नाइट रिजर्व, जहाँ पे लिग्नाइट कोल होगा वहाँ पे लिग्नाइट यूज़ करेंगे, जहाँ पे बिटुमिनस होगा वहाँ पे बिटुमिनस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ब्लैक हाइड्रोजन में बिटुमिनस कोल यूज़ होता है, और ब्राउन हाइड्रोजन में लिग्नाइट कोल। अब आता है एक टॉर्क्यूज हाइड्रोजन। ठीक है, टॉर्क्यूज हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा कि मीथेन पायरोलिसिस होता है। अब जिन्हें नहीं पता है मीथेन पायरोलिसिस क्या होता है, उन्हें बता देता हूँ मैं कि मीथेन पायरोलिसिस में क्या होता है कि जो CH4 है हमारे पास, मीथेन है, उसे आप हीट करेंगे। हीट करना है, हीट कितना करना होता है, अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना अगर आप इसको हीट करेंगे तो फिर ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा, H2 + C।
सी जो है वो प्रेसिपिटेट रहेगा, वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको, सॉलिड कार्बन के पार्टिकल्स मिलेंगे और हाइड्रोजन मिलेगा। तो टॉर्क्यूज हाइड्रोजन में क्या होगा, मीथेन पायरोलिसिस होता है। मीथेन को आप हीट करेंगे जिसकी वजह से आपको हाइड्रोजन मिलेगा और कार्बन मिलेगा। तो इसके अंदर इमिशंस कम क्यों हैं, अगर किसी को पता है तो बताइए। इसका आंसर आपको मिल जाएगा जो मैंने बताया अभी तक टॉर्क्यूज हाइड्रोजन में, उसके अंदर मिल जाएगा आपको आंसर। किसी को अगर आंसर पता है तो कमेंट्स में लिखिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो लिख दिया होगा जिन्हें लिखना होगा या जिनको याद होगा, और जिनको नहीं पता है या डाउट है उन्हें हम बताते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था कि जो कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स बनेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा। ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज होता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, सॉलिड पार्टिकल्स मिल रहे हैं, आप उनको उठा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं ईजिली। तो इसमें नहीं तो आपको कैप्चर करने की ज़रूरत है, नहीं कुछ और, आप सिर्फ उनको नॉर्मली उठा सकते हैं और जहाँ पे उनको स्टोर करना है वहाँ पे कर सकते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस सॉलिड कार्बन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी था, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विद पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। इसमें क्या यूज़ करना है हमें, मीथेन यूज़ करनी है। मीथेन को बस हीट करना है आपको ऑक्सीजन के एब्सेंस में, लेकिन ये ध्यान रखना मीथेन को हीट करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स। फिर आता है पिंक हाइड्रोजन, पिंक या पर्पल हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है हमें, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। अब जैसे हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन के टाइम पे क्या था कि यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, आपको जो पानी के बॉन्ड्स है H2O के, उनको आपको तोड़ना है जिससे आपको मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो यहाँ पर मिला था आपको, जो ये मिला था आपको, इस तरीके से सेम मिलेगा। तो पिंक हाइड्रोजन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से जब हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, जो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे जिससे हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस होगी तो उसे बोलेंगे हम पिंक हाइड्रोजन, ठीक है। इससे इमिशंस वेरी लो इमिशंस, क्यों, क्योंकि आप एनर्जी कौन सी यूज़ में ले रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर के जो पॉल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती नहीं है, और जो लास्ट जो वेस्ट होता है वो न्यूक्लियर वेस्ट है, उसे अलग से स्टोर करना होता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं किया जाता पॉल्यूशन। यूजेस न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखते हैं, सीन इन कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। इंडिया में ये देखने को नहीं मिलेगा आपको, और अगर देखने को मिल भी रहा है तो वो ट्रायल बेसिस पे होगा, मास स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि इंडिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड है, अभी बहुत लो अमाउंट में है, जिसकी वजह से हमें ये डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगा, लाइक जर्मनी में देखने को मिलेगा आपको। जर्मनी में आपको पिंक हाइड्रोजन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आती है येलो हाइड्रोजन। अब येलो किसका कलर होता है सोलर सिस्टम में, सन का, यूजिंग सोलर एनर्जी। अब येलो हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन का ही एक सब टाइप है। लाइक अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू समझें तो अगर ये जो है ये है ग्रीन हाइड्रोजन, और इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है येलो हाइड्रोजन का, ठीक है। तो येलो हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग सोलर एनर्जी नियर जीरो इमिशंस, ठीक है। सोलर एनर्जी में इमिशंस कब होते हैं, समटाइम्स कंसिडर्ड है टाइप ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। यही हमने देखा था, टर्म यूज मेनली इन एनर्जी पॉलिसी डिस्कशंस। पॉलिसी डिस्कशंस होते हैं सिर्फ तभी यूज़ करते हैं इसको मोस्टली, वरना तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन ही बोलेंगे। ये एक टाइप ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ही है। वाइट हाइड्रोजन, वाइट क्या होती है, नेचुरली अकरिंग जियोलॉजिकल हाइड्रोजन, मतलब अर्थ के क्रस्ट में ही हमें मिलेगी, नेचुरली अकर करती है ये हाइड्रोजन, ठीक है। नो प्रोडक्शन इमिशंस, प्रोडक्शन में कोई इमिशंस नहीं हुए, क्योंकि नेचुरली अगर हमें मिल गई, मान लीजिए ये रॉक है, ये रॉक है अर्थ की, अगर हमें यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रैप हुई मिल गई तो वो तो नेचुरल निकल जाएगी ना, या आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में थोड़ा ना वेस्ट हुआ है कुछ, एक्सट्रैक्शन में मान सकते हैं थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होगा, बट प्रोडक्शन में थोड़ा ना हो रहा है वेस्ट, प्रोडक्शन के अंदर पॉल्यूशन थोड़ा ना हो रहा है। तो नो प्रोडक्शन इमिशंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। ठीक है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स होते हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सप्लोरेशन स्टेज में ही है, पोटेंशियल फ्यूचर एनर्जी सोर्स। आज के टाइम पे हम इसको यूज़ नहीं करते हैं वाइट हाइड्रोजन को, बिकॉज अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं कि कहाँ पर है अवेलेबल। अगर कहीं पर है तो इकोनॉमिकली वाइबल है क्या उसको वहाँ से निकालना। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सभी हाइड्रोजन, सारे कलर्स। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ब्लू के अंदर नेचुरल गैस को आप रिफॉर्म करेंगे एंड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज को यूज़ करेंगे आप, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज क्या होगा कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसको कैप्चर कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं। ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है, सेम प्रोसेस है, बस कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है उसको क्या करेंगे आप, उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हाई होगा। तो पॉल्यूशन हाई होगा तो ग्रे हाइड्रोजन हो गई। देखिए जो भी कलर दिए हुए हैं ना इनको, जितना लाइट कलर होगा उतना कम पॉल्यूशन होगा, और जितना डार्क कलर होगा, जितना ब्लू की साइड जाएंगे, ब्लू भी नहीं, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, ये जो कलर्स हैं इनके अंदर पॉल्यूशन हाई होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्रे कलर, ब्राउन कलर और ब्लैक कलर, इनके अंदर पॉल्यूशन हाई होगा। बाकी जो भी हैं, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, टॉर्क्यूज है, पिंक है, वाइट है, इनके अंदर पॉल्यूशन बहुत कम होगा। ठीक है, तो ग्रे हाइड्रोजन में क्या था, मीथेन को आप स्टीम के साथ हीट करेंगे, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस, हाई इमिशंस होंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपने कैप्चर नहीं की। ब्लैक हाइड्रोजन में क्या होगा, कोल गैसिफिकेशन यूजिंग बिटुमिनस कोल, ब्लैक में बिटुमिनस और ब्राउन में लिग्नाइट कोल। जो सिनगैस का प्रोडक्शन होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन निकलेगा, उसके अंदर कोल कौन सा यूज में हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ब्लैक हाइड्रोजन में बिटुमिनस और ब्राउन हाइड्रोजन में लिग्नाइट कोल। ठीक है, अब देखिए टॉर्क्यूज हाइड्रोजन में क्या होगा, मीथेन का पायरोलिसिस करना है, पायरोलिसिस मतलब हीट करना है, मीथेन को हीट करना है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वो रिलीज करेगा हाइड्रोजन और कार्बन सॉलिड पार्टिकल्स। तो सॉलिड पार्टिकल्स को तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं करेंगे इतना, लो इमिशंस। पिंक हाइड्रोजन जो है वो क्या होगी, पिंक या पर्पल, इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर यूज करेंगे तो पिंक। येलो हाइड्रोजन क्या होगी, येलो कौन सा कलर है, सन का कलर है, तो सन से कौन सी एनर्जी आती है, सोलर, तो सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा उसको येलो हाइड्रोजन बोलेंगे। येलो इज अ टाइप ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। वाइट हाइड्रोजन कौन सी होगी, नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन है, जो अर्थ के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मिलती है, रॉक्स के अंदर मिलेगी आपको, इसके अंदर जीरो प्रोडक्शन होगा, जीरो पॉल्यूशन होगा, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन होगा तभी तो काम किए, पॉल्यूशन जीरो होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यूपीएससी के रिलेटेड या रेलेवेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन इकोनॉमी कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को इकोनॉमी में कैसे यूज में लेते हैं कि हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ मेजर एनर्जी कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड पावर जनरेशन। ठीक है, हाइड्रोजन को आप कैसे यूज में ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और पावर जनरेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर डीकार्बनाइजिंग हार्ड टू एबेट सेक्टर्स, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कार्बन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम उन सेक्टर्स में हाइड्रोजन को यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स और शिपिंग इंडस्ट्री, इनके अंदर हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इनके लिए आप एक अल्टरनेट ला सकते हैं, इनको डीकार्बनाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं मेजर यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। यूजेस कहाँ हैं, ये जो हाइड्रोजन है इसके यूज़ क्या होंगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमने देखा था अभी, अमोनिया प्रोडक्शन के अंदर हाइड्रोजन यूज़ में ले सकते हैं आप, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, स्टील प्रोडक्शन और फ्यूल सेल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्ट। लाइक फ्यूल सेल्स जो होते हैं एक तरीके से बैटरी टाइप होगी, इसके अंदर हाइड्रोजन यूज़ में आएगी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो क्लीन एनर्जी का सोर्स बन जाएगा या क्लीन एनर्जी हो जाएगी उसके अंदर। और स्टील प्रोडक्शन,
तो कहाँ कहाँ पे होगा? एक तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, स्टील प्रोडक्शन और फ्यूल सेल एंड क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। उसके बाद इंडिया ने कौन कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की हैं? इंडिया की पॉलिसीज़ बाद में देखेंगे पूरे टारगेट्स और सबके साथ। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन यूजेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है। तो इंडिया को हाइड्रोजन प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए टारगेट इंक्लूड्स लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2030। टारगेट क्या है इसका? बाय 2030। ये मिशन आगे आएगा, पूरा डिटेल में देखेंगे इसको। एंड रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स। जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स होते हैं, जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करते हैं इंडिया, तो उसको रिड्यूस करना है और जो हाइड्रोजन एनर्जी है उसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं? हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रोलाइसिस की, ये सस्ती नहीं है, ये बहुत महंगी आती है, जिसकी वजह से कॉस्ट बैरियर सबसे ज़्यादा आता है। तो हाई कॉस्ट सबसे पहला। नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। रिन्यूएबल एनर्जी एक तो वैसे ही कम है, उसके बाद जो बन रही है उसको हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है। तो जो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है हमारे पास, उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन कितना है पर ईयर? बताइए, कमेंट्स में लिख के बताइए। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन पर ईयर कितना है? कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कौन सही बताता है। और अगर जिनको नहीं पता वो गूगल पे सर्च कीजिए और पता कीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद सर्च करनी चाहिए, तभी अंडरस्टैंडिंग बनेगी बेटर। ठीक है। नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। तो रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड करना है, हाई कॉस्ट है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस। हाइड्रोजन इज़ हाईली वॉलेटाइल। अब देखिए, हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है। आप कोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप डायरेक्ट ट्रेन लेकर आएंगे और उसके अंदर कोल फिल कर देंगे और ले जाएंगे उसको, ज़रूरी नहीं है ऊपर से भी कवर करें। ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो सील्ड कंटेनर्स में ही ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो ट्रांसपोर्ट करना उसको बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। और दूसरी बात, हाइड्रोजन जो है बहुत वॉलेटाइल गैस होती है, वो इजीली फायर कैच कर सकती है, ब्लास्ट हो सकती है। तो जो कंटेनर्स होंगे वो प्रॉपरली डिज़ाइंड होंगे। ठीक है। अगर हल्का सा भी अगर लीकेज रह गया तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। पहली चीज़ तो हाईली वॉलेटाइल है और इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, तो अगर ब्लास्ट होगी तो फिर पूरे एरिया ही खा जाएगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं इंडिया के जो टारगेट्स हैं और गोल्स हैं वो क्या है हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेके। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले एनुअल, देखिए आई गए यहाँ पे, ये टारगेट है। करंट कैपेसिटी कितनी है वो आप बताइए। ठीक है। करंट कैपेसिटी कितनी है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की, वो आपको बताना है। एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कितना पहुंचाना है हमें, टारगेट क्या है? 5 मिलियन मेट्रिक टन बाई 2030। ठीक है। कोर टारगेट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सबसे मेन टारगेट है NGHM का। ठीक है। 5 मिलियन मेट्रिक टन बाई 2030। ये एक याद कर लेना, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है ये आगे वाले, लेकिन एक दो डाटा पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन में इतना ही स्कोप होता है, तो एक दो डाटा ज़रूर याद करना। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए हमें, जैसे हमने देखा था यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसके लिए कौन सी एनर्जी चाहिए हमें, रिन्यूएबल एनर्जी। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो ग्रीन एनर्जी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, वो कितनी करनी है हमें? अबाउट 125 गीगावाट्स ऑफ एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी इज रिक्वायर्ड नीडेड टू पावर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इतनी एडिशनल चाहिए, ये ध्यान रखिए। अभी करंट जो है उसके अलावा इतनी तो हमें हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए ही चाहिए। ठीक है। रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स, कितने रिड्यूस करने हैं फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट्स को? रिडक्शन ऑफ ₹1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स एनुअली।
अगर हम टारगेट्स मीट कर लेंगे तो इतना रिडक्शन होगा और इतना हमें एनुअली बचा लेंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने से, जो 4x है वो बच जाएगा। इम्प्रूव्स इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, लाइक रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो गल्फ़ में इश्यूज चल रहा है ईरान को लेकर, ईरान और यूएस और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी हाई टेंशन्स हो गई हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा ईरान और यूएस और इजराइल, इनके बीच में जो फाइट चल रही है, इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अराउंड ईरान ने ब्लॉकेड कर रखी है। अब वहाँ से कोई क्रूड ऑयल लेकर कोई भी शिप जा नहीं सकती, क्योंकि आप देखिए जैसे ये है और यहाँ पर ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये हल्का सा नैरो पैसेज है, ये हो गया पर्शियन गल्फ। तो यहाँ से जितने भी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, इराक है, बहरीन है, इनके पास जितना भी ऑयल रिज़र्व है वो सब इसी के थ्रू जाता है ना। और यहाँ पे ईरान है, ईरान ने पूरे एरिया को ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से एनर्जी सिक्योरिटी में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। इंडिया को भी इश्यूज़ आ रहे हैं, चाइना को भी इश्यूज़ आ रहे हैं। पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर इस एक पॉइंट को ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर एनर्जी सिक्योरिटी के क्राइसिस बन सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर या हाइड्रोजन प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना होगा। तो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करने के लिए हमें हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना होगा। अब कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि COP के टारगेट्स हैं, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। कार्बन रिडक्शन कितना रिड्यूस करना है हमें, कार्बन इमिशंस को 50 मिलियन टन्स ऑफ CO2 रिडक्शन पर ईयर बाय 2030। ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना रेलेवेंट नहीं है ये डेटा। ठीक है, हेल्प्स अचीव इंडियाज़ क्लाइमेट कमिटमेंट्स, इंडिया के जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन पे पहुंचना है हमें, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम 50 मिलियन टन्स ऑफ CO2 रिडक्शन करें बाय 2030। ठीक है, ग्लोबल एक्सपोर्ट हब, इंडिया एम्स टू बिकम द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कौन से इसके, अमोनिया, मिथेनॉल। तो इंडिया एम करता है कि जैसे विश्व गुरु बनना है इंडिया को, तो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर भी हमें ग्लोबल लीडर बनना है। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो है कहाँ से बनती है, लाइक रॉ मटेरियल क्या होता है हाइड्रोजन प्रोडक्शन का, वाटर के पायरोलिसिस से बनेंगी, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से बनेंगी। तो वाटर जो है, ऐसा तो है नहीं कि वाटर इंडिया में कम क्वांटिटी में है, काफ़ी है, आप सी वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए जो कोल है, पेट्रोलियम है, कोल तो इतना यूज़ नहीं आता एनर्जी प्रोडक्शन में, पेट्रोलियम है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो इंडिया में बहुत रेयरली फाउंड होता है। ये जितना चाहिए 90 to 95% तो हम इंपोर्ट करते हैं। 90 to 95% जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, वो तो इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। तो अगर हमें सेल्फ सस्टेन बनना है और एक तरीके से दुनिया को एक्सपोर्ट करना है, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हाइड्रोजन जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी ड्यू टू अबेंडेंट सोलर एंड विंड एनर्जी, इंडिया में सोलर एनर्जी के काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि जैसे राजस्थान, गुजरात है, वहाँ पे सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और विंड एनर्जी है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, माउंटेनियस एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे विंड एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हम ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं। तो ये हो गए टारगेट्स। क्या टारगेट्स हैं, एनुअल प्रोडक्शन का 5 मिलियन मेट्रिक टन, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट्स है 125 एक्स्ट्रा चाहिए हमें, फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करना है, इंपोर्ट्स को, ताकि 1 लाख करोड़ सेव हो सके। कार्बन इमिशन रिडक्शन करना है, जितना कार्बन इमिट हो रहा है उसको रिड्यूस करना है। कितना करना है, 50 मिलियन टन बाई 2030, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनना है ग्रीन हाइड्रोजन का। फिर आते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे, बस थोड़ा सा ही बचा है, लास्ट टॉपिक ये है। ठीक है,
ये क्या है, मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन। कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं? सबसे पहला नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इतनी देर से हम देखते आ रहे हैं, फाइनली आ ही गया। कब लॉन्च हुआ था? 2023 में, ठीक है, आज से 3 साल पहले। मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। फाइनेंशियल आउटले ऑफ अबाउट 19,744 करोड़ सपोर्ट्स इलेक्ट्रोलाइजर्स, हाइड्रोजन हब्स एंड रिसर्च। तो गवर्नमेंट ने रफली 20,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस कर दिया है, फाइनेंशियल आउटले दिया है, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को एक तरीके से कमर्शियली वाइबल बना सकें। उसका आता है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ये 21 में रिलीज़ हुआ था, लॉन्च हुआ था। प्रमोट हाइड्रोजन एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल, ठीक है। सबसे पहले यही आया था हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन टू प्रमोट हाइड्रोजन एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल, ताकि हमारे जो डिपेंडेंस है वो बाकी फ्यूल्स के ऊपर रिड्यूस जाए और हाइड्रोजन के ऊपर बढ़ सके, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोडक्शन हम इंडिया के अंदर ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी फ्यूल्स के लिए हमें दूसरे देशों पे डिपेंड करना होता है। और अगर हम हाइड्रोजन एनर्जी में सक्सेसफुल रहे इसे हार्नेस करने में, तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस जाएगी दूसरे देशों पर से। फोकस ऑन रिसर्च, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड पायलट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अब देखिए पहले क्या हुआ, रिसर्च, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और पायलट प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया 21 में। फिर 23 में क्या हुआ, फाइनेंशियल आउटले भी दिया गया रफली 20,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। ये एग्जैक्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं अराउंड 20,000 करोड़, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, साइट प्रोग्राम जो बोलते हैं, ये 23 में ही रिलीज़ हुआ था। इसके साथ ही इसमें क्या था, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। जो इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उन मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जा रहे थे, और हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन है उसके लिए भी इंसेंटिव दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा इस आउटले की वजह से, ठीक है। हाइड्रोजन लिंक्ड इंसेंटिव्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर, जो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर है उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए। अब 2 स्कीम्स हैं, एक तो अंडर डेवलपमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, ये डेवलप हो रहे हैं अभी, इनकी सपोर्ट मिला है, इनकी हेल्प से जो ग्रीन हाइड्रोजन हब्स हैं वो बन रहे हैं। ये अंडर डेवलपमेंट है। क्रिएट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, लाइकली लोकेशंस आर नियर द पोर्ट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स हैं और जहाँ पर पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स हमने देखे थे, तो उन पोर्ट्स के पास में कर रहे हैं ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट के लिए ईजी रहे, ठीक है। ये अंडर डेवलपमेंट अभी। और अगली क्या है, हाइड्रोजन वैली इनोवेशन प्रोग्राम, ये प्रपोज्ड ही है, प्रमोट रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट, ठीक है। ये प्रपोज्ड ही है, तो अभी इतना रेलेवेंट नहीं है, जब रिलीज हो जाएगी या लॉन्च हो जाएगी तब देखेंगे इसको, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, कौन से मिशन हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन और साइट प्रोग्राम, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, और लास्ट में एक है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स एस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब आपका काम है इसको रिवाइज करना। हमने पूरा सेक्टर कवर कर लिया है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देख लिए थे हमने, प्रोडक्शन के मेथड देख लिए थे। ये लाइट कलर है जितना, उतना ही सेफ़ है और उतना ही एनवायरमेंटली साउंड है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स थे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इंडिया के जो टारगेट्स हैं वो देखे थे, और फिर मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखे थे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो पीपीटी है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।